नमस्कार, मैं अनुसया साहू विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं लेखक कवि डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी। ये मूलतः पंजाब भारत के निवासी हैं और अब पिछले 5 वर्षों से सिंगापुर में रह रहे हैं। व्यवसाय से वे डॉक्टर हैं और एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी में मेडिकल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। बचपन से कविता लिखने का शौक रहा है और बीते 2 साल में इनकी परिस्थितियों में इन्हें बहुत लिखने का अवसर मिला है। हिंदुस्तानी और पंजाबी भाषा में गीत, कविताएं, गजलें और शेर रूह साफिर, रूह का मुसाफिर के नाम से लिखते हैं। इनका पहला काव्य संकलन माही मीत अब आप सबके बीच उपलब्ध है। ये प्रेम के कवि हैं और माही मीत प्रेम की यात्रा है। आकर्षण से आध्यात्म तक इनका दूसरा काव्य संग्रह रूहनामा पिछले महीने प्रकाशित हुआ है और ये संग्रह स्वयं से सर्व तक की यात्रा को काव्यात्मक रूप में प्रदर्शित करता है। नमस्कार डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अनुसुईया जी, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में। तो बहुत पहले बहुत धन्यवाद जी, मुझे आज के आमंत्रण के लिए आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही प्रतिष्ठित मंच पर मुझे बुलाने के लिए। आपका स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रूहनामा लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अ, अनुसुईया जी, इसका जवाब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि प्रेरणा ऐसा है कि प्रेरणा रूहनामा की मेरी पिछली किताब, जो मेरी पहली किताब थी माही मीत, ये आप समझिए कि उसका सीक्वल है। जी। आ, माही मीत जो मेरी किताब थी वो एक युगल प्रेम यात्रा थी, दो प्रेमियों की प्रेम के 9 पड़ाव जो हैं, आकर्षण से अध्यात्म तक, वो पूरी यात्रा उसमें थी। जब मैंने वो किताब लिख ली, फिर मुझे लगा कि मेरी अपनी रूह का जो स्वयं का सफर है वो अब शुरू हुआ है। तो वो कहते हैं ना कि जब तक आपका दूसरे के साथ रिश्ता उतने ही लेवल पर हो सकता है जो इतना आप अपने आप को खुद जानते हैं। जी। तो जो रूहनामा है ये मेरा सफर है, अपने को जानने का, पहचानने का, स्वयं को प्रेम करने का। आजकल सेल्फ लव की बहुत बात होती है, और फिर स्वयं को सर्व से जोड़ने का। तो जैसे जैसे मैं बहुत सी अनुभूतियों को महसूस करता गया, तो मैं उनको लिखता गया, और फिर मुझे लगा कि हाँ, अब बहुत से मोती इकट्ठे हो गए हैं इन्हें एक माला में जिसका नाम रूहनामा है, उसमें पिरोया जा सकता है। जी। अभी अभी जस्ट एक सवाल मेरे जहन में आया है, मैं पूछना चाहूंगी कि जी। रूहनामा जैसे आप कह रहे हैं कि दो आत्माएं जो, ये कहीं ट्विन फ्लेम की बात तो नहीं हो रही है? मैंने पहली बार किसी को ट्विन फ्लेम की बात करते सुना है अनुसुईया जी। मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, क्योंकि अक्सर लोग सोलमेट पर आकर रुक जाते हैं, जी। लेकिन सोलमेट और ट्विन फ्लेम में अंतर होता है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं अक्सर ट्विन फ्लेम कहता नहीं हूं क्योंकि किसी को समझ नहीं आता, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यकीनन यहाँ ट्विन फ्लेम्स की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि, और यहाँ पे क्योंकि आपने बात शुरू की तो मैं बस समझाना चाहूंगा कि सोलमेट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सोलमेट यानी कि रूह मीत वो है जो आपको, जहां पे आप जिस लेवल पे हैं उससे अलग लेवल पे आपको आपसे पहचान कराने आया है, वो आपका सोलमेट हो सकता है। वो आपका प्रेमी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, पेट भी हो सकता है। जी। राइट। जी। लेकिन जो ट्विन फ्लेम है वो एक ही है। ये आपकी ही आत्मा का दूसरा हिस्सा है जिसे यूनिवर्स ने किसी तरह उससे अलग कर दिया है और किसी पर्पस के लिए अलग किया है। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि वो कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी यूनिवर्स में एक साथ हो जाए। जी। तो चलिए, ये एक साथ होना तो ठीक है, लेकिन ये अपनी यात्रा पूरी करते हैं और एक दूसरे को लेकर के साथ में, मतलब कहीं ना कहीं जी। इमेजिनेशन में वो उनका ट्विन फ्लेम उनके दिमाग में रहता है और वो अपनी यात्रा पूरी करते रहते हैं। तो ये जरूरी है कि हर जन्म में वो मिले या एक ही जन्म में मिलते हैं? आ, देखिए, ये इनका रास्ता वैसे ही बड़ा कठिन माना गया है, हम्म। और ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म में मिलन संभव हो या अवश्यम भावी हो। कई बार जब तक आपकी अपने कार्मिक कनेक्शन से पूरा जो लेना देना है वो पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक इनका जुड़ाव भी संभव नहीं है। क्योंकि एक बार अगर ये मिल जाएंगे, फिर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फिर रूह को अपनी मंजिल मिल जाती है। लेकिन तब तक, जब तक आप अपने कार्मिक कनेक्शन का अकाउंट नहीं क्लोज करेंगे, तब तक मिलना मुश्किल होता है।
बिल्कुल। मुझे लगता है अगर ये मिल भी जाते होंगे तो एक दूसरे को मिरर करते रहते होंगे कि भाई अब तुम्हें इतना आगे बढ़ना है, अब तुम्हें इतना आगे बढ़ना है। जी। ये जी आध्यात्मिक यात्रा है, जहां तक मैं अपना जी ज्ञान जानती हूँ कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। और जी ये भी आध्यात्म का ही एक पार्ट है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं और आप अपने आध्यात्मिक यात्रा की प्रगति करते हैं। जी ये बहुत। यात्रा तब तक पूरी ही नहीं हो सकती जब तक कि इसमें अध्यात्म नहीं आए। ये ना जिस्मानी है ना दुनियावी है, ये है ही रूहानी यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ चीजें मैं जानती हूँ और वो जानने वाला सिर्फ एक इंसान है जिससे मैं आप बात बात करती हूँ। जी। धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलिए मैं आपसे कुछ और जानना चाहूंगी कि जब मैं आपकी किताब पढ़ रही थी तो जो आपकी 5वें नंबर की कविता है, स्वतंत्र है जी। वो पर्टिकुलर वो जो वर्ड है वो आपने किसे दर्शाया है, किसके लिए कहा है? रूह ही होगी शायद, या कोई और? तो पहली बात अनुसुईया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस कविता को चुना सबसे पहले प्रश्न के लिए, क्योंकि ये कविता मैंने आज तक किसी भी मंच पर इसका पाठ नहीं किया है। क्या बात। क्योंकि अगेन ये सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली उस जॉनर की कविता है, तो बहुत गूढ़ार्थ है, तो लोगों को समझ भी नहीं आती अक्सर। तो अगर आप समय दें तो मैं इसको समझाना चाहूंगा। इस कविता के 4 छंद सुना हैं। भी सकते हैं, हाँ जी। हाँ, ये डायलॉग है, ये संवाद है दो ट्विन फ्लेम की जोड़ी का, जिसमें जो पुरुष है, जो मैस्कुलिन है, वो चाहता है मिलना, लेकिन जो फेमिनिन ट्विन फ्लेम का हिस्सा है वो शायद यात्रा में आगे है। तो वो उसको दो प्रेमियों के इस प्रेम के औचित्य क्या है वो समझा रही है। तो अगर इसका पहला छंद कहेंगे तो ये पुरुष या जो मैस्कुलिन है वो कह रहा है कि मेरे चिंतन मेरे मनन का मंत्र है वो, मेरे भजन मेरे सृजन का यंत्र है वो कल्पना में मेरी है मेरा ही रूप, यथार्थ के धरातल पर स्वतंत्र है। क्योंकि एक ही चीज है जो प्यार से बड़ी है, वो है आजादी, स्वतंत्रता। फ्रीडम इज बिगर देन लव। जी। राइट। तो इसके अगले जो 2 छंद हैं, फिर वो फेमिनिन जो है वो कहती है कि हो स्वयं से स्वर उदय वो गीत रहूंगी, प्रेम प्रण नहीं भावना से मीत रहूंगी, स्वतंत्र रहूंगी केवल निर्वाण तक मैं, पर हां गोलोक में कान्हा की प्रीत रहूं। अगर आप हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े हैं तो आप जानेंगे कि निर्वाण से भी ऊपर क्या है, गोलोक धाम में भगवान के चरणों में सेवा करना, जहां पे भगवान कृष्ण और राधा का जो अविरल रूप है वो हमेशा रहता है। कि बंधन देह का तो क्षणिक है, नश्वर है, मन से संबंध अमरता का अवसर है, अब भूलोक हो स्वर्ग या वैकुंठ चाहे, दो आत्माओं के मिलन का परिसर है। तो जब वो जो मैस्कुलिन है ये सुन लेता है, फिर शायद उसको कुछ समझ आ जाए, तो अंतिम बंद वो कहता है कि कामना को चेतना में परिवर्तित कर दिया, प्रियतमा तुमने प्रेम को गर्वित कर दिया, दोनों केवल अणु हैं एक ही प्रभु के कण, प्रभु का कण प्रभु में समर्पित कर दो। अगेन फिर वही है, स्वयं से स्वर्ग तक जाना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर कविता है और बहुत गूढ़ रहस्य है इसका। जो जी आध्यात्मिक यात्रा के जो लेवल है वो पार करते करते जब वहां पहुंच जाते हैं, तब जी जाकर वो कविता, मुझे ऐसा लगता है कि ये समझ सकते हैं। और अगर मतलब सतह के लेवल पे समझने की कोशिश की जाए तो शायद हम उतने डीपली ना समझ पाए उस चीज को। बिल्कुल सही जी आपकी बात। जी बिल्कुल। तो आइए मैं आपसे पूछती हूँ, हमारा अगला प्रश्न जो है कि रिश्ते मन से बनते हैं, जी। इसमें मनमानी नहीं होती, ये आपकी कविता का शीर्षक है। सो हम्म। ये जो कविता है तो रिश्ते प्रेम के रस में डूबे होने चाहिए ऐसा हमें लगता है। और रिश्तों में लोग आजकल नजर से गिरा देते हैं, या नजर से लोगों को गिरा देते हैं। और हम आजकल देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी मीन्स किसी को भी गिरा देते हैं या खुद उठने के लिए उसको नीचा दिखाते हैं। तो इसकी परवाह ना कर खुद को समझना। और हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं इन सारी चीजों की वजह से कि भाई ये हमारे अपने हैं और ये हमें ऐसा समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं रहे हैं। तो हम्म। उन सब चीजों को छोड़ना और खुद पर फोकस करना, खुद को समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कितना जी, महत्वपूर्ण है और इन सारी भावनाओं से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपसे मैं जानना चाहती हूँ। बहुत सारे सवाल आपने पूछे इस एक कविता को लेके। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो रिश्तों की उधेड़ बुन और ऊहापोह है ना,
हम्म। अगर हमारा आप पूरा जीवन देखेंगे उसमें 90% रिश्तों से ही सांठ गांठ उहापोह उनकी असमंजस निकलना बाहर आना कुंठा वो ही है। जी। तो जैसे जैसे आप अपनी आत्मा के सफर पर आगे बढ़ते हैं ना आप रिश्तों में एंटेंगल नहीं होते हैं। आप एक तरह से उनको जिसे मैं अंग्रेजी में कहते हैं आर्म्स लेंथ डिस्टेंस पे रख के जिसको मैं कहता हूं पैशन विदाउट ऑब्सेशन। ये वो लेवल है रिश्तों का जहां पे आप उसको अपने आप उससे जो एक्सपेक्टेशन का जो स्तर है वो बहुत मिनिमम रखते हैं लेकिन आपको अपना पता है जिसको कहते हैं लव विद बाउंड्रीज। एंड बाउंड्री ये नहीं बताती कि मैंने दीवार खड़ी कर ली बाउंड्री ये बताती है कि गेट कहाँ पे है। तो आप रिश्तों को बहुत ही एक माइन्यूट लेवल पे जाके और उनको मन से बनाते हैं जैसे मेरी पहली कि रस दिखना चाहिए सिर्फ हम्म। रस्म निभानी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आजकल लोग फॉर्मेलिटी निभाते हैं। हाँ। रस तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खो मैंने जाता एक तरह से टेम्पलेट देने की कोशिश की है कि कोई भी रिश्ता हो आपकी वर्क प्लेस पे हो या परिवार में हो या दोस्तों के साथ हो अगर वो मन से नहीं है फर्ज का फानूस नहीं होने चाहिए मर्जी होनी चाहिए। रिश्तों में इतना खुलापन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हर इंसान अपने मन की बात कर सके। उसमें मनमानी की गुंजाइश नहीं है और उसमें बेईमानी की गुंजाइश है। बिल्कुल बिल्कुल, रिश्ते मनमानी से बनते भी नहीं हैं। चाहे नहीं। वो जी किसी भी तरह के रिश्ते हों, चाहे जिस्मानी रिश्ते हों, चाहे रूहानी रिश्ते हों, मुझे लगता है कि मनमानी जी तो चलती ही नहीं है इनमें। ये मन ही डिसाइड करता है कि आपको इसके साथ रहना है, और वो भी सामने वाले की सहमति के अनुसार। बिल्कुल 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 मैं इसलिए मुझे इसकी जो सबसे अच्छी लाइन कि गिले शिकवे भी आएंगे पर बहाते रहना। जी जी। लोग सिर्फ कपड़े बदलेंगे तुम नहाते रहना। हम्म। माफ कर देना या माफी मांग लेना नेकियां याद रखना और बदी भुलाते रहना। सामान हल्का हो तो सफर में परेशानी नहीं होती। रिश्ते मन से बनते हैं इसमें मनमानी नहीं। वो कहते हैं ना कीप योर बर्डन लाइट। बहुत। अपनी रूह को जितना हम हल्का रखें जितनी रंजिशें और सबसे अगर उसको साफ रखें उतना ही सफर ज्यादा आसानी से होता ये है। सीखना पड़ता है माफ करना और माफ जी कर देना किसी को। मतलब कहने में बड़ा आसान लगता है लेकिन करने में मुश्किल जी है। और ये। बिल्कुल सही। मैं एक आज मुझे अंग्रेजी के बहुत से फिलोसफर्स में आजकल कार्ल जंग को बहुत पढ़ रहा हूं। हम्म। उसमें लिखा है एक आर्टिकल था कि व्हाट इज लव। हम्म। तो उसने कहा कि लव इज नथिंग बट ए कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ फॉरगिवनेस। माफ करते रहना ही अपने आप में एक तरह की प्यार की एक कड़ी है। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि माफ कर देना या माफी मांग लेना ये आपकी ईगो की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। देखिए ईगो होना बुरी बात नहीं है ब्रिटल ईगो होना बुरी बात है। आप अपनी ईगो की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं उसके लिए माफ कर देना माफी मांग लेना वहां पे आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाता है अगर आप माफी मांग लें या माफ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही है कि समझने ला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जी समझेगा। हाँ, और हम नहीं चाहते कि मतलब हर समय हम ही समझते रहें। ये एक मतलब हमारी अंदर की भावना होती है। अब इस भावना को मैनेज करना, बैलेंस करना कि वो नहीं समझेगा मगर आपको समझना है। हर चीज खुद से जोड़ कर लेना, ये जी सीखने वाली बात होती है। और सचमुच में ये सीखने में काफी मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल। और किसी ने दो लाइनें भी लिखी हैं कि जहां रिश्तों की बात आए तो झुक जाओ जी। लेकिन हर बार तुम्हें झुकना पड़े तो रुक जाओ। सही है कि दूर हो जाना भी ठीक होता है। अगर नहीं समझ रहा है, जी आपकी माफी मांगने के बावजूद भी सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो बेहतर है कि जी थोड़ा डिस्टेंस बना लो। जी। अवश्य। अच्छी जी बात कही आपने, बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि आपकी अधिकतर कविताएं नारी पर आधारित हैं। मैंने जब आपकी काव्य बुक पढ़ी हाँ तो जी पता चला उसमें बहुत ही सुंदर जो 8 मार्च की एक कविता है। सभी जी जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो आपकी बेहतरीन कविता नंबर 7, आज के दिन इंसान ही कहना, जी हमारे दर्शक आपकी कविता आपके मुख से सुनना चाहेंगे। आ, अनुसुईया जी ये मेरी बहुत ही प्रिय कविता है। जी। क्योंकि देखिए हम हिंदुस्तान में औरत को देवी का रूप मानते हैं वो अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उस देवी के अंदर के निहित के अंदर की औरत जो है ना
वो छुप जाती है। हमने औरत को दो ही रूप दिए हैं, या देवी या दानवी। तो मैंने ये लिखना चाहा कि जैसे हम पुरुष पे कोई बंधन नहीं है, पुरुष को कोई आ, उसके लिए कोई लेवल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा, लेकिन औरत के लिए बहुत स्टैंडर्ड रखे हैं। तो असली माने में जो नारी स्वाधीनता है, जो नारी शक्ति है, जिसको हम पुरुष के बराबर नारी को होना, वो तभी है अगर नारी को उसके मूल रूप में रहने की स्वतंत्रता दी जाए। तो मैंने इसलिए इसमें लिखा। तो इसमें पूरी कविता तो खैर लंबी है, पर मुझे इसकी ये लाइनें बहुत अच्छी हैं कि सीता हूं, मीरा है मुझ में और राधा है, पर सच मानो सब कुछ आधा आधा है। जो आधा दिखे कसम तुम्हें वो आधा लिखना, अपने ही मार्ग की सबसे मुखर बाधा लिखना। बहुतों ने दे लिख डाला, बहुतों ने देवी है माना, पर इन दोनों के बीच में बसती औरत का है कौन दीवाना। तो इस कविता के माध्यम से, और आपने कहा कि मेरी अधिकतर कविताएं, देखिए जो पोइट्री है, कविता है, उसका लिंग फेमिनिन है। और जो फेमिनिन एक्चुअली लिंग भी नहीं है, हम अर्धनारीश्वर का देश है। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन दो भाव है, ठीक है, एक शिव है एक शक्ति है। बिल्कुल बैलेंस करने लेकिन के मेरे, लिए। जी। हाँ, बैलेंस करने के लिए जी, शिव है वो फ्रीडम है, शक्ति जो है मैनिफेस्टेशन है। जी। तो मेरी सारी कविताओं के जो मूल भावना है वो फेमिनिन है, क्योंकि जब तक फेमिनिन नहीं है, फेमिनिन इज आर्ट फॉर्म। हम जीते हैं मैस्कुलिन की वजह से, हम जीवित रहते हैं, जीवंत रहते हैं फेमिनिन की वजह से। पालती व्हाट है कीप, प्रकृति। हाँ, प्रकृति, प्रकृति और पुरुष और पुरुष। प्रकृति का जो जी। है ना, जी। जो जो हमें अलाइव रखती है वो फेमिनिन है। बिल्कुल। ठीक। तो मैंने इसमें कोशिश की है कि हम आधुनिक जो आज की औरत है उसको किसी बंधन में, किसी मार्कर में, किसी स्टैंडर्ड में ना बांधकर, उसको बिल्कुल उसके मूल रूप में उसको रहने दें। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, प्रेम से एक ही भाव बड़ा है, स्वतंत्रता का। तो ये सही माने में मेरे हिसाब से नारी शक्ति के लिए ये कविता लिखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने। मैं काफी बार आपके मुख से ये कविता सुन चुकी हूँ। और जी इसमें सचमुच में ऐसा लगता है कि मतलब नारी को स्वतंत्र करने की जरूरत है। उसे ये ना जी बांधिए कि मतलब आप ये नहीं कर सकते हो, आप बस यही करो। जो उसके दिमाग में उपज रहा है उसे वो करने दीजिए। और उसके बीच के रोड़ बिल्कुल। हटाते जाइए। उसे बाधा मत करिए कि नहीं दूसरे आपको परेशान करेंगे, नहीं, जो परेशान करे उनको हटाते जाइए। मुझे ऐसा और लगता ये आवश्यक नहीं है कि आप नारी को महिमा मंडित करें, है। बिल्कुल क्योंकि जब आप किसी को किसी पेडेस्टल पे बिठा देते हैं तो आप उसको एक तरह से कैद भी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि मुझे माँ कहना पर किसी की सखी भी कहना, बिल्कुल जो अपने दुख से दुखी वो दुखी भी कहे। सही क्योंकि हम ज्यादातर ना, हम सेक्रीफाइस को बहुत ओवर वैल्यू करते हैं। बात। जहां जहां आप सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी आत्मा को भी मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही बात। बिल्कुल सही कहा आपने। और नारी पर तो जितना लिखा जाए उतना कम है। जहां तक मैं समझती हूँ कि प्रकृति और नारी बिल्कुल एक ही रूप है। अगर जी अवश्य। प्रकृति, जैसे आप अपने घर में अपनी नारी को खुश रखेंगे, आपको हर चीज अच्छी मिलेगी, व्यवस्थित खाना पीना हर चीज। वैसे ही अगर जी आप प्रकृति को पूजते रहेंगे और अच्छे से रखेंगे, मतलब उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो प्रकृति भी आपको बहुत कुछ देती है, उम्मीद से कहीं ज्यादा आपको देती है। लेकिन अगर नहीं, आप, मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा, ये जो आपने प्रकृति और नारी को, इस पे भी जरूर, अब मैं, आपने मुझे एक और विषय दे दिया, तो कभी ना कभी इस पे भी जरूर कुछ लिखूंगा। जी जी बिल्कुल। तो मैंने खुद ये अनुभव किया है कि जैसे हम लोग इंसान बच्चे जो हैं वो अगर अपनी माँ की ना सुने, मतलब माँ की चीजों को ना देखें, तो वो माँ भी परेशान हो जाती है कि ये नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो जी वैसे ही अगर आज हम देखें कि हमारा पूरी पृथ्वी जिस तरह से परेशान हो रही है पोल्यूशन की वजह से, और हम्म हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। लोग अभी भी इतने दोनों जो देश हैं वो युद्ध कर रहे हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं धरती को। तो नहीं समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तो वो चीज हम पर ही हावी होनी है। प्रकृति अपना प्रकोप तो दिखाएगी ही दिखाएगी, क्योंकि आप ये उसके बहुत साथ ऐसा सुंदर करें। भाव, बिल्कुल। और आज अभी जो छठ पूजा कर रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये कितना जरूरी है। जो जी छठ पूजा है वो प्रकृति को सम्मान देना, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, सूर्य हमें बहुत कुछ देता है, तो ये पूज्य है। हमें इनकी पूजा करनी बिल्कुल। चाहिए। लेकिन एक दूसरी तरफ आप अगर देखें तो देशों में लड़ाई भी हो रही है, जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, धरती को बंजर बना रहे हैं। तो इनको रोकने वाला क्या सारे देश मिलकर इन चीजों को रोक नहीं सकते हैं? आपने बहुत बढ़िया बात की अनुसुईया जी। और जो भारत की मूल संस्कृति है,
जी, उसका तो भाव ही वसुधैव कुटुंबकम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसको हम, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति आ गई और उसने इस सबको आडंबर और ढोंग मान लिया कि आप सूर्य को जल दे रहे हैं और तुलसी की पूजा कर रहे हैं। ये एक तरह से प्रकृति को नमन करने के एक तरह से संकेत थे कि संकेत ही इंसान है। ये हमेशा समझ सके कि धरती, पेड़ पौधे, सूर्य, हमारे लिए ये सब पूज्य हैं, ये हमारे लिए। कि आपको हम इतनी सारी चीजें दे रहा है तो धन्यवाद करना तो बनता है। जी 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 और आप ये सब भूल कर आप एक तरफ लड़ाई कर रहे हैं और मतलब देश अपने ईगो पे आकर के चीजें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कब समझेंगे ये सारी चीजें, जब सब कुछ सत्यानाश हो जी जाएगा तब। ये बहुत गलत जी चीज है कि, और मुझे लगता है कि सारे देशों को मिलकर, सारे देशों के जो प्रधान जो लीड कर रहे हैं उनको मिलकर इस चीज पर बहुत गहन विचार करना चाहिए कि जी। हमें किस चीज को हमारे तो, अपनाना है। मैं इसीलिए हमारे तो वेद, अगर आप शांति, अब हर यज्ञ के अंत में शांति पाठ करते हैं। बिल्कुल। शांति वनस्पतया, शांति औषधिया, हमारे तो देखिए मंत्रों में लिखा है जी जी। कि इन सब में शांति, शांति यानी सामंजस्य हो, हाँ, बैलेंस हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे मंत्रों में ये सब निहित है कि प्रकृति से अलग आप अपना जीवन आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है सारे धर्म यही सिखाते हैं, कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि जी आपको बिल्कुल। ये करना है। लेकिन धर्म की बात को छोड़कर लोग इस तरह से अपने आप पर आकर ये सारे डिसीजन ले रहे हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है देखकर कि अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये शायद समय का ही चक्र होगा जो इस तरह से हो रहा है। लेकिन मतलब मेरा मन कहता है कि ये सब शांत होना चाहिए और फिर से एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि समय बिल्कुल, आ गया है ईश्वर, अच्छी शुरुआत करने ईश्वर की। से प्रार्थना है वो आपके मन की बात सुने। मैं गीता पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष है। उसमें से अभी सिर्फ 5,500 साल हुए हैं, तो ये हाल है। तो आप ये सोचिए कि कलयुग के अंत तक क्या हाल होगा हमारी प्रकृति का और हमारी सृष्टि का। शायद यही है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है और कुछ बुरा भी हो रहा है, तो ये साथ में चलता रहता है। धीरे धीरे जी जो जी। चीज ज्यादा बढ़ जाएगी, शांति ही ज्यादा बढ़ेगी। और सब लिखा हुआ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट हम न्यूज। आशा यही करते जी। हैं। तो चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपने बहुत अच्छा जवाब सवाल की ओर, कि नए साल में हमने लोगों को रेजोल्यूशन बनाते हुए सुना है और नया साल आने वाला है। कॉरपोरेट में लोग जी। अपने नए साल के बहुत सारे गोल सेट करते हैं। नए साल में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आप क्या मांग रहे हैं? आपने एक कविता लिखी है नए साल के ऊपर। आपकी कविता जो है, चाहते वही हैं, ख्वाहिशें हाँ वही, जी, बस ख्वाहिशें आप। वही, सपने वही, साल नया है। जी जी जी। तो मुझे ये कविता तो पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि आप कहना चाहते हैं कि भाई सैलरी भी बढ़ाओ बिना पैसे के बदलाव नहीं आएगा। तो आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते थे? जो मैंने सोचा वो सही है या कुछ और है? मैं इसमें, ये मैंने 2023 का जब साल आया, उस हम्म दिन, पहले साल के पहले दिन मैंने ये लिखा। हम्म तो जैसे अब रूह की यात्रा है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो मैं उस समय थोड़ा सा गमगीन, निराश और होपलेस था। हम्म 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 तो पहले दिन साल के सब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, जैसे एक ना, जैसे मंत्र ही बन गया वो सबको कहने। तो मुझे लगा कि क्या हैप्पी है इस नए साल में, क्या बदल गया। एक तारीख, एक कैलेंडर की तारीख ही बदली है ना। हम्म तो तो इसमें सिर्फ मेरा कहने का भाव सैलरी बढ़ने से नहीं, हाँ वो बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। लेकिन मेरा कहने का पर्पस यही था, जैसे इंग्लिश में एक कहावत है कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन सेम, कि आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो जब आप जीवन में स्टेगनेंट महसूस करें ना, स्थगित महसूस करें, मूवमेंट नहीं हो, देखिए बहते पानी में कभी बदबू नहीं आती, खड़े हुए पानी में आती है। तो मुझे ये तब लिखी गई जब मुझे लगा मैं जीवन में थोड़ा स्टेगनेंट हो गया हूं, हम्म मैं महक नहीं रहा हूं। हम्म तो मुझे लगा कि जैसे होली वही, हमजोली वही, गुलाल नया है, हम्म पंछी वही, सयाद वही, जाल नया है। हम्म। देखिए कवि, कवि का ये भी धर्म है कि अगर वो निराशावादी कविता भी लिखे तो हम्म। उसका अंत आशा में होना आशा में चाहिए। होना जैसे क्योंकि पॉजिटिव। हाँ, यस। हाँ पॉजिटिव। तो मैंने ये लिखा है कि फिर से चल पड़ूंगा नई उम्मीद के सहारे, क्योंकि ख्वाहिशें वही, सपने वही, साल नया है। तो मैंने इसमें बहुत सारी एग्जांपल देने की कोशिश की है कि गवाह वही, जवाब वही, सवाल नया है, स्वाद वही, बासी कड़ी वही, उबाल नया है। सो बहुत सी चीजें, रेजोल्यूशन है, हम पहले दिन बनाते हैं, चौथे दिन भूल जाते हैं। तो इसमें मेरे कहने का भाव ये है कि नए वर्ष को मनाने के साथ हम एक नई उमंग, नई तरंग, देखिए हम, मेरे को जो मूवीज और जो नॉवेल्स हैं वो भी वही पसंद आती हैं जिसमें एवोल्यूशन,
कि इंसान आप कहां से शुरू हुए और आपकी ग्रोथ कहां तक पहुंची। तो अगर साल दर साल आपकी आत्मिक, भौतिक, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप स्टेगनेंट हैं। तो उसमें सिर्फ आपका शायद सैलरी बढ़ती रहे, आपका ओहदा बढ़ता रहे, लेकिन जब तक आप ये ना कहें कि आई एम ए बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ टूडे देन येस्टरडे, तब तक आप स्टेगनेंट हैं। तो इस कविता का मूल भाव ये है कि मेरी असली ग्रोथ होनी चाहिए और मैं अपने अगले नए वर्जन तक पहुंच सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्रोथ के लिए हमें बहुत ज्यादा विचार मंथन करना पड़ता है। जी जितने बिल्कुल। ज्यादा दिमागी संवाद होते हैं चीजों को समझने के, चीजों को करने के, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोग प्रगति करते हैं। अगर हम संवाद नहीं करेंगे या अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जी, देखिए वही। सबसे पहले चिंतन, हम्म। मनन, हम्म। मंथन, पाठन और फिर क्रियावन। तो बिल्कुल। ये वहीं से पूरा चलेगा। तो चिंतन और मंथन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल, जैसे दही को मथ के हम लोग ऊपर का मलाई निकालते हैं, वो निकालना जरूरी जी है। जी। बिल्कुल तो जरूरी। एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एवोल्यूशन जो है, वो हर एक पड़ाव पर आपको ये देखना है कि क्या मेरा आज का जो वर्जन है वो कल से बेहतर है। बेहतर है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एज के अनुसार आता है। जैसे जैसे आपकी उम्र, जैसे आप 20 साल तक, मुझे नहीं लगता कि कोई जी। इतना डीप सोच सकता है। जब हम 40 क्रॉस करते हैं ऑटोमेटिक इस तरह की थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा जी। मेरा ख्याल हम उसी उम्र के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने जब कवि किताब का विमोचन किया था, मैंने तब भी कहा था कि इसको हम मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं। हम्म। हम्म। लेकिन मैं इसको मिड लाइफ क्राइसिस नहीं, मिड लाइफ अपॉर्चुनिटी कहता हूं। हम्म। देखिए, 20 से 40 वर्ष हम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का रोल, पिता पुत्र पति, ऑफिस में रोल। उसके बाद फिर हमारी आत्मा कहती है कि मेरा क्या, जो मैं आपके कानों में फुसफुसा रही हूं उसको कब सुनोगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। 40 के बाद शुरू होता है सोल प्ले। सोल प्ले। तो अगर मैं किसी 20 वर्ष के किसी बच्चे से ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जीवन की दौड़ धूप जो है ना, हम्म। जीविका बनाने में जीवंत रहना पीछे छूट जाता है। जब बिल्कुल। आपके पास सब कुछ हो, ठीक है, आपके पास पैसा आ गया, परिवार आ गया, प्यार आ गया, फिर आपको लगता है कि फिर भी कुछ मिसिंग है। वो क्या है जो अभी भी नहीं है मेरे पास। तब ये यात्रा शुरू होती है खुद को जानने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये शायद हर इंसान के साथ होता है। जी, ये सबके साथ होता है। मैंने उसमें कहा भी था, अगर आप अपनी सोल, जो आपके कानों में अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनेंगे, तो वो आपके सामने किसी न किसी लॉस के बहाने आएगी। वो जॉब लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप लॉस हो सकता है, सेहत प्यार का लॉस लॉस हो होता है। सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, हेल्थ लॉस हो सकता है। ठीक है, वो एक तरह से अवेकनिंग है, रूड अवेकनिंग ऑफ लाइफ, के नहीं, पर्पस हमारा कुछ और है। पर्पस कुछ और है, और वो पर्पस गिविंग का ही होता है कि नाउ यू स्टार्ट गिविंग टू द सोसाइटी, देन यू फील हैप्पी। बिल्कुल अभी तक आपने बिल्कुल। लिया ही लिया है। आपने माँ बाप से लिया, आपने सभी शिक्षकों से लिया, अब आप सीख चुके हैं, अब आप परिपूर्ण हो गए हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति की को मैं फिर से एग्जाम्पल रूप में लूंगी कि एक पेड़ जिस तरह से बड़ा होता है, धरती को जी मजबूत से पकड़ लेता है, अब वो पूरी तरह से खड़ा हो गया है। अब वो बीज दे रहा है, मतलब फल दे रहा है, फूल दे रहा है। तो हम 40 के बाद इतने स्ट्रांग हमें बन जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इंसान सही तरीके से डेवलप हो रहा होता है वो बन जाता है, और उसके बाद अब वक्त आता है कि अब आप जो सीख चुके हैं वो दूसरों को दें और कुछ सीखें। बिल्कुल। जी। अनुसुईया जी, ये यात्रा है वाई मी हम्म। से थ्रू मी की। हम्म। हम्म। देखिए, पहले हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी। बाय मी। फिर दूसरा पड़ाव है टू मी। चलो मान लिया ये मेरे साथ हो रहा है, लेकिन 40 के बाद या 50 के बाद है थ्रू मी। आप अपने आप को माध्यम मान लेते हैं कि बिल्कुल। मेरे माध्यम से वो ऐसा क्या है जो इस सृष्टि में मेरे माध्यम से होना है। चाहता है। जब आप अपने आप को एक तरह से विटनेस के तौर पे देखते हैं, फिर आप अपने को और ईगो को अलग करके देख सकते बिल्कुल आप निमित्त बन जाते हैं। हैं। कि जी बिल्कुल, निमित्त मात्र बन सकते हाँ, निमित्त बातें बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आपसे अब अपना अगला प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पुस्तक का शीर्षक रूहनामा रखने के पीछे क्या कारण है? इसमें आत्मा, भावनाओं और मानव
मनोविज्ञान को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। काफी चर्चा हम इस बारे में कर चुके हैं, लेकिन मैं आपके मुख से और इन चीजों को विस्तार से सुनना चाहती हूँ। आ, हमने अभी रोल प्ले, सोल प्ले, शुरू से रूह की बात ही कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, तो रूह हमारा सेंटर पॉइंट रहा है इस पूरी चर्चा का। हम्म, देखिए, मेरा जो उपनाम है, जो तखल्लुस है, वो रूह साफिर है। तो ये असल में ना हिंदी में ना उर्दू में कोई शब्द है नहीं। तो मैंने दो शब्दों को मिला के ये अपना एक शब्द बनाया है कि रूह यानी आत्मा, और मुसाफिर यानी कि सोल का रास्ता, सो रूह साफिर। तो अगर ये रूह साफिर की यात्रा है तो उस किताब का नाम रूहनामा ही बनता है, हम्म, एन एपिक जर्नी ऑफ ए सोल। हम्म, तो जो जो मेरे साथ घटित होता गया, मैंने उसको बयान किया है, और उससे मैंने क्या सीख के स्वयं को सर्व से जोड़ने की यात्रा को लिखा है। तो इसलिए मैं इसमें किसी भी भावना को मैंने इंजीनियर या डॉक्टर नहीं किया। मैंने उस भावना को, उसको मूल रूप में रखा है, ताकि उससे जो पढ़ने वाला हो उससे अपना एक लिंक बना सके, उससे कनेक्शन बिठा सके कि शायद आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना, ऐसी अनुभूति। क्योंकि देखिए, पूरा सफर जो ये है, अनुभूति से अभिव्यक्ति का है, फ्रॉम एक्सपीरियंस टू एक्सप्रेशन। ठीक है, चाहे वो कविता है, चाहे वो कहानी कहना है, चाहे वो गीत है तो हमारा एक्सप्रेशन ही। तो मैं ये एक निर्बाध एक्सप्रेशन चाहता था उन सभी अनुभूतियों का जो मेरे साथ पिछले 5 वर्ष में। जी, बहुत सुंदर। और मैं थोड़ा सा और इस चीज को विस्तार से जानना चाहूंगी कि अ, रूहनामा, मतलब हम लोगों ने जो चर्चा की शुरुआत से लेकर के कि ये रूहों का मिलन और ये एक रूहानी यात्रा है। और जी, हम जिस्म को लेकर के रूह उसमें आती है, और ये एक जो जिस्म है, ये जो शरीर है, वो एक यंत्र की तरह उसी का इस्तेमाल करती है। रूह जी, यंत्र को इस्तेमाल करती है। जी। तो और हम यंत्र को यंत्र ही रहने दें, सिर्फ रूह की ही डेवलपमेंट देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अंग्रेज कहते हैं बॉडी हैज ए सोल, हम्म। हमारी संस्कृति कहती है द सोल इज हाउस्ड इन ए बॉडी। हाँ। तो हम हैं तो रूह ही, उसने एक जामा पहन लिया है इस शरीर का, जो कि बदलता रहेगा जन्म दर जन्म। तो बिल्कुल। आपने बिल्कुल कहा, जब तक कि हम अपनी सिर्फ भौतिक और जैविक यात्रा पे रहेंगे, तब तक आपका आत्मिक विकास हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और आपकी रूह की आवाज क्या है? वो है पर्पस। जैसे मैंने कहा, प्यार, परिवार, पैसा सबको मिल जाता है, एक पर रह जाता है, वो है पर्पस। हम्म। पर्पस क्या है? जब आपको ये पता लगे कि मेरे द्वारा इस विश्व में क्या होना चाहिए, मेरे में ऐसा क्या है जो मैं एज ए गिफ्ट, एज ए प्रेजेंट देकर जाऊं, बिना उसके वापस आने की भावना से। अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर हमने, मैं इसीलिए, जैसे किसी ने बोला कि अगर आपका प्रोफेशन ही आपका पैशन है, तो देर इज नो वर्किंग डे इन लाइफ। मैं सबसे सौभाग्यशाली उन लोगों को मानता हूं जिनका प्रोफेशन उनका पैशन होता है। जी। जी। ठीक है, नहीं तो फिर आपको नौकरी छोड़ के लोग फिर वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और अब पैशन ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनका मिलन नहीं है। हम्म। तो मैं सबसे, इस किताब जो भी पढ़े, मेरी उनसे मैं आशा करता हूं कि ये किताब उनको थोड़ा सोचने पर विवश करे कि क्या अब तक जो हम करते आए हैं वो हमारी आत्मा का रास्ता है भी या नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि यही जो चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं इस शरीर को लेकर के, वही अगर जब हम ऊपर भी चले जाते होंगे, ये जस्ट मेरी एक कल्पना है कि किसी ने नहीं देखा है कि ऊपर जाके हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर भी सोल कक्षाओं में बैठती होगी और सीखते होंगे, जो जी, एंजल्स हैं वो उन्हें सिखाते होंगे, लेकिन उनको आत्मा की भाषा समझनी पड़ती होगी। शब्द वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास ये यंत्र नहीं है। तो ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस धरा में आकर हमें यह यंत्र मिला हुआ है, जिससे हम बोल पा रहे हैं, जिससे हम अपने भाव एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पा रहे हैं। तो शायद बिना इस यंत्र के सोल को वह यात्रा पूरी करने में बहुत ज्यादा वक्त लगे, लेकिन इस शरीर में रहकर उस सोल को यात्रा पूरी करने में कम समय और ज्यादा अच्छी तरीके से सीखने में वो सक्षम रहती होगी। ये मेरी अनुसुईया जी, अब आप फिलॉसफी से भक्ति में आ रही हैं। आपने बहुत ही एक ऐसा वो शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है, जी। और सिर्फ एक ही स्पीशी है जो स्वयं को सर्व से मिला सकता है।
जो कि इंडिविजुअल सोल को सुपर सोल से मिला सकता है। किसी और प्लांट एनिमल की स्पीशी में ये भगवान ने वो कैपेबिलिटी डाली ही नहीं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस शरीर की बहुत महत्ता है, क्योंकि ये ऐसा यंत्र है जो आपको वहां उस तंत्र के द्वारा स्वतंत्र कर सकता है। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये बिल्कुल सिर्फ इसलिए इस देह को, देह की डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देह के बिना फिर आपकी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं बनता। जी जी जी। बिल्कुल। तो सही कहा, मतलब हम सही जा रहे हैं कि मंदिर है, मंदिर के अंदर देवता है जिसे हम अपना जी अपनी सोल कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं और यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि फिर भी हम इनकम्प्लीट हैं अभी, जो सोल जर्नी, कि जैसे हम कृष्ण और राधा को मानते हैं कि जी राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, तो वही पुरुष और प्रकृति वाली बात हो गई कि नर नारी जिस तरह से जब एक होते हैं तो पूर्ण संपूर्ण बन जाते हैं और सर्वशक्तिमान से मिल जाते हैं। तो इसके जी। बारे में आप थोड़े अपने विचार व्यक्त करें। अब बिल्कुल जी, मैं मेरी जो पिछली किताब है माही मीत, उसका जो चैप्टर नंबर 9 है, हम्म। रूहानियत का सफर, जी वो है ही इस पूरे मिलन की ओर की यात्रा। जी। क्योंकि मैं किसी जमाने में और अब भी होपलेसली रोमांटिक हूं। हम्म। तो मेरे हिसाब से स्वयं की रूह की यात्रा बहुत प्रबल है, लेकिन प्रेम जब तक उस रूह में नहीं है। अगर आप इस किताब का ब्लर्ब जो पीछे वो है, मैंने इसमें भी लिखा है कि सबकी रूह कुछ ना कुछ बनना चाहती है, लेकिन अगर आप अपने को जानने का रास्ता प्रेम के माध्यम से चुनेंगे तो आप सौम्य हो जाएंगे। कि वो एक क्योंकि शक्ति, अगर आप, हाँ, वो एक शक्ति, प्रेम आप, तो खुद को शक्ति है। देखिए, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चिंता नहीं होती कि अगल बगल क्या चल रहा है। आपका ध्यान वहां जाता ही नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अंदर से खुश हूं। तो वह एक फीलिंग है जो कि आपको शक्तिवान करती है, आपको मजबूत करती है। बिल्कुल। और मैं, देखिए, प्यार को, प्रेम को बड़ा हल्के में यूज कर लेते हैं, तो मैं ये हमेशा कहता हूं, हर प्यार प्रेम नहीं होता, हर प्रेम समर्पण नहीं होता। देखिए, अ, राधा का प्रेम था, मीरा की प्रीत थी। इस अंतर को समझना बड़ा आवश्यक है। मैंने मीरा पे, राधा पे बहुत लिखा है। बहुत लिखा है जी। मैंने एक 4 लाइनें लिखी थी कि हे कान्हा, हे कान्हा परी, हे कान्हा प्रतीक्षा पूर्ण करो, हम्म। अब मीरा का अस्तित्व संपूर्ण करो, हम्म। राधा का आधा भी मीरा का ही है, अब तो प्रेम को कर्तव्य से महत्वपूर्ण करो। ठीक है। तो कितने प्रेम होते हैं जो सिर्फ इसलिए कुर्बान हो जाते हैं क्योंकि महत्व, क्यों कर्तव्य आ जाता है। कि अगर मैंने अंत में दिखे लिखा है कि मेरे प्रेम में प्रार्थना की भावना छिपी है, इस सिद्धार्थ में गौतम की संभावना छिपी है। तो अगर प्रेम के माध्यम से, प्रेम आपको पुरुष से महापुरुष बना सकता है। सो मैंने इसलिए कहा कि और जब तक वो नहीं होता तो सोलमेट का हमने शुरू में बात की थी कि रास्ता क्या है, मैंने इसमें लिखा था कि मुझे कुछ अलग तरह से प्यार करना है, तुम्हें तुम्हारी ही धुन पे सवार करना है, और मैं चाव नहीं नाव बन के आई हूं, तुम्हें पूरा नहीं बस उस पार करना है। बिल्कुल। तो ये शक्ति सिर्फ प्रेम में है। जी जी बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि ये प्रेम की वजह से ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिसे हम जी ये कहते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्वाकर्षण है, ये वही शक्ति है। जब आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुरुत्वाकर्षण ही होता है जो खींच रहा होता है आपकी। बिल्कुल जब बिल्कुल जी, जब बिल्कुल सही पूरे कहा। ब्रह्मांड में वो कॉस्मिक एनर्जी है और वो एक दूसरे के साथ सभी अपनी गति पर चल रहे हैं, कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है, ये भी प्रेम का अस्तित्व है। तो मुझे बिल्कुल जी, तो उस तरह का प्रेम हर किसी के मन में होना चाहिए। और इस स्वार्थ, जहाँ ये क्षणिक चीजें आ जाती हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, चीजों को खराब कर देती हैं, तो वो उससे कहीं गुना, जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतनी ही बड़ी प्रेम की शक्ति है। और इस शक्ति में बिल्कुल। मैंने सभी को शामिल हो। बिल्कुल, मैंने अनुसुईया जी आपसे दो बहुत ही सुंदर भाव सीखे आज की चर्चा में। पहला जो आपने कहा कि नारी और प्रकृति में जो आपने जो उपमा दी, और दूसरा आपने जो कहा कि ये जो
पूरा हमारा भूमंडल, तारामंडल, यूनिवर्स चल रहा है, ये प्रेम, गुरुत्वाकर्षण और कुछ नहीं बल्कि प्रेम का ही आकर्षण है। तो ये मुझे बहुत सुंदर आपकी दो बातें लगी। बात है, धन्यवाद जी। ऐसी चर्चा करते करते कहते हैं ना कि आप लेखकों और कवियों के साथ बातें करें या बुद्धिमान लोगों के साथ का रहें, संतों के साथ रहें, तो आप में भी वो गुण आ जाते हैं। तो धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ जी। तो मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहती हूँ कि क्या एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते हैं? ये मैंने टॉपिक से हाँ अलग है, जी, मैं जस्ट ऐसे ही जानना हाँ, चाहती हूँ जी। मैं एंजल नंबर से आपका भाव नहीं समझा। अच्छा, एंजल नंबर्स ये होते हैं कि कुछ ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश करता है जब आप अलाइन हो जाते हैं उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ। जो मतलब आप कह रहे हैं वो समझ रहा है और वो आपको जवाब देना चाहता है, तो वो आपको जवाब मैथमेटिकली वे में देता है। तो मैथी जो नंबर्स होते हैं वो अच्छा, कुछ कहते हैं, जैसे 555। मैं आपसे समझूंगा इसके बारे में। और मैंने ये तो सुना था कि जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं आपकी इंट्यूशन डेवलप हो जाती है। हाँ। आप वो जो आ, आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स की सिनर्जी से मिल जाती है। तो यू कैन कैच दैट हिंट। सो वो कहते हैं ना कि आप इंटेंट लो और फिर छोड़ दो। हम्म। ठीक है। और फिर जब वो रेजोनेंस हो जाए उसकी, तो फिर आप वो समझ जाते हैं। तो लेकिन ये एंजल नंबर का कॉन्सेप्ट मुझे आपसे समझना होगा। जी। नहीं, मैंने भी नहीं जाना है चीजें, मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी दिख जाते हैं ऐसे एंजल्स नंबर। कहते हैं ये भी एक आध्यात्म का लेवल होता है कि जब आप एक लेवल पार कर जाते हैं तो हम्म। आपको आपके साथ यूनिवर्स का कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। जैसे जी आपको बिल्कुल। बताया कि निमित्त बनते हैं आप किसी कार्य के लिए, जी। तो उस निमित्त की ओर लेके जाने के लिए यूनिवर्स आपको पुश करता है। तो जब वो पुश करता है तो वो आपको चीजें बताता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो वो किसी भी माध्यम से बता सकता है। एंजल नंबर्स को अगर आप डिकोड कर सकते हैं तो आप समझ जाते हैं, लेकिन अगर आपको उन चीजों का ज्ञान नहीं है, जैसे मुझे नहीं है, तो हम नहीं डिकोड कर पाते हैं। तो फिर भी वो किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो किसी इंसान के माध्यम से, जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अगर आपके मुख से कुछ ऐसा निकल जाए जिसकी जो यूनिवर्स मुझे सिखाना चाह रहा हो, या मेरे मुख से कुछ ऐसी बात निकल जाए कि यूनिवर्स आपको सिखाना चाह जी। रहा हाँ, इसमें मेरा बड़ा यकीन है कि जी। यूनिवर्स आपको जब जो चाहिए, हम्म। अगर आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पर आ गई है हम्म। जहां पे आप उस हिंट को, उस माध्यम को कैच कर सकें, तो वो किसी व्यक्ति, वस्तु, साधन, विषय या किसी भी तरह से आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल अब बिल्कुल। फिर वो आप पर है कि आप उसको कितना अपनाएं और हाँ। फिर उस पर चलें। हाँ, वो आप इग्नोर कर देते हैं या आप उसको समझ हाँ। पाते हैं या उसे कैच जी। कर लेते हैं। ये बड़ा ही जी। दिलचस्प वो होता है कि आपको फिर आपको धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगता है। आपका भरोसा जी। इतना बढ़ जाता है कि ठीक है, मैं हूं और मेरी मदद वो करेगा, मुझे बस राह में चलना है। ऐसा बस होता हाँ है जी। कि आपको अपना कार्य करना है, वो करवाएगा, वो आपको सिखाएगा और वो आपको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ कि ब्रह्मांड में हर चीज पड़ी हुई है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी इतनी सारी पुस्तकें थी, नालंदा तक्षशिला में जला दी गई या जो भी हुआ, जी लेकिन वो ज्ञान अभी भी यूनिवर्स में पड़ा हुआ है। बात सिर्फ ये है कि वो योगी आए तो सही, फिर से तो निकालें अपनी कलम से। बिल्कुल, आपने कुछ ऐसी बातें कही। तो देखिए इसमें, जैसे आपने बोला कि यूनिवर्स को एक जो हम सुबह मैं कई बार जिसको आज बोलते हैं हम, आई ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग एंड नो दैट एवरीथिंग मेंट फॉर मी इज ऑलरेडी माइन एंड इज वेटिंग फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ टू फाइनली मैनिफेस्ट। कि जो मुझे चाहिए वो है, वो सिर्फ मेरी प्रतीक्षा में है कि मैं अ, उस काबिल बन सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब उस काबिल बन जाते हैं, आपके मुख से, आपकी कलम से वो चीज हाँ निकलती जी। चली जाती है। वो आप सिर्फ माध्यम बनते हैं और हाँ यूनिवर्स बस। पर डाउनलोड करवाते जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ऐसे लग रहा है कि मैं एक लेवल ऊपर बात कर रही हूँ किसी चीज पर। नहीं, बहुत कम होता है कि कोई इस लेवल पे बातचीत हो सके। नहीं तो या तो फिर शायरी, बिल्कुल शायरी के लेवल पे बात हो जाती है, या फिर रोजमर्रा की बातें तो चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जब तक आपने अनुभव नहीं की, हाँ, ये समझ में नहीं विचार आता। में आने से नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोरी कल्पना लगेगी। नहीं तो अगर बिल्कुल अनुभव नहीं की तब तक तो वो नहीं है। जैसे वही है ना कि अगर किसी ने 3D ग्लासेस नहीं पहने तो वो देख ही नहीं पाएगा कि हाँ जी 3D इफेक्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि जी।
इस पुस्तक को लिखने के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? मुझे सबसे बड़ी चुनौती ये लगी इसको धारा प्रवाह करने की, हम्म। कि मैं इसको इस एक कड़ी में कैसे पिरोऊं कि ये सिर्फ कविताओं का संकलन न लगे, ये कहानी लगे। कि मैं तो जानता हूं ये मेरी यात्रा है, लेकिन पढ़ने वाला भी इसमें मेरे साथ सहयात्री बन सके। हम्म। तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा वक्त लगा कि मैं कैसे विभिन्न विषयों को एक कड़ी में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पिरोऊं, ताकि ऐसा लगे कि हाँ, चीजें एक के बाद एक बड़े स्वाभाविक रूप से आ रही। जी। और क्योंकि मुझे जब आज आप लिखते रहते, हाँ जी। जब मैं आपकी कविता पढ़ रही थी तो मैं पढ़ती जा रही थी, मैं बीच में छोड़ नहीं रही थी कि नहीं बस हो गया। मुझे ऐसा लगा कि इसे जी। कंप्लीट करूं तब मुझे इसका पूरा अर्थ समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें इसमें कवर की गई हैं। तो हाँ। आपने ये सही कहा कि अगर आपने जिस चीज पर मेहनत की है वो रंग लाई है। हाँ जी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप लिखते रहते हैं तो संकलन तो बन ही जाता है, तो जी। चीजें रैंडमली पड़ी होती हैं। हम्म। लेकिन उसको एक, क्योंकि देखिए, दुनिया, कविता, कवि अनेकों हैं। दुनिया किस में इंटरेस्टेड है? दुनिया आपके एक्सपीरियंस और आपकी कहानी जानना चाहती है। तो वो कहानी अगर आप कह पाए अपने शब्दों में, और कविता क्या है? भाषा का सौंदर्य है कविता। ठीक है। तो लेकिन भाषा का सौंदर्य बहुत हो सकता है, लेकिन उसमें कहानी जोड़ देना, फिर उसके मायने बनने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल। मैं चाहता था कि ये सिर्फ एक कविता की किताब ना रहे, इसके मायने बने। जी। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने उसको साक्षात प्रदर्शित किया है अपनी पुस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आपकी वो किताब जरूर पढ़ें, और एक बार शुरू करेंगे तो वो पूरी किताब खत्म कर कर ही मानेंगे, क्योंकि बीच में फिर उन्हें चैन नहीं ओके। मिलेगा। उन्हें लगेगा कि आगे पूरी कविता या पूरी किताब पढ़नी चाहिए। धन्यवाद। अ, रूहनामा की भाषा शैली और साहित्यिक उपकरणों को पाठकों ने कैसी प्रतिक्रिया दी है? तो जब से आपकी बुक निकली है बाहर, मार्केट में आई है, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिली हैं? अ, ईश्वर की कृपा रही है अनुसुईया जी, मुझे प्रतिक्रियाएं बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से भी मिली हैं। हम्म। आप मैं जलंधर पंजाब में रहता हूं, तो भी पिछले हफ्ते मैं वहां पे था। हम्म। तो मेरी बुआ जी हैं, उनका बेटा है, वो 7वीं कक्षा में है। हम्म। उसने मुझे बोला कि मैंने, चाचू, आपकी किताब पढ़ी। हम्म। मैंने किताब पढ़ने के बाद ये जानना चाहा कि रूह क्या होती है। तो मुझे लगा कि अगर एक 12-13 साल के बच्चे के अंदर भी ये उत्कंठा जागी ये किताब पढ़ के, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो बाकी भी जो मेरे कुछ दोस्त हैं और कुछ शुभचिंतक हैं, उन्होंने भी किताब की काफी प्रशंसा की है। और मैंने ये बहुत कोशिश की थी कि मैं किताब की जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा रखूं। मैं, देखिए, मैं शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू में नहीं लिखता। मेरी भाषा हिंदुस्तानी है। ठीक है। अब रू जो भी है अरबी लफ्ज है हिंदी का, लेकिन हम इतना अब हिंदी में घुल मिल गया है, जैसे वही, कैसे जैसे हमारे कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि हिंदी और उर्दू माँ और मौसी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मौसी के घर जाके भी माँ जैसा ही लगता है। तो एहसास हो इसलिए मेरी जो भाषा शैली है, मैं उसको काफी सहज रखने की कोशिश करता हूँ। ताकि सब अ, समझ सकें। हाँ। इसलिए मेरे, अगर आप देखें, जो हमारे लिरिसिस्ट हैं हमारे बॉलीवुड में, ऑफ कोर्स बहुत सारे, साहिर लुधियानवी साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं आनंद बख्शी साहब का। जी। आनंद बख्शी साहब के अगर आप गाने देखेंगे, उसमें आपको दिल, जिगर, सनम लफ्ज बहुत कम मिलेंगे। उन्होंने रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा को कविता कहा है। ठीक है। तो अब मुझे ऐसा अभ्यास हो गया कि अगर आनंद बख्शी साहब का गाना बज रहा हो, तो मैं गैस कर लेता हूँ कि हाँ, ये आनंद बख्शी साहब की कलम से निकला हुआ है। क्योंकि मेरे को लगता है कि वही कविता है जो हर कोई गुनगुना सके। तो जी। इसलिए मुझे आप इसमें मेरा बताओ, काफी लगा। जो आपका पसंदीदा हो जी। आनंद जी का कोई गीत। हाँ, मुझे बहुत पसंद है डफली वाले डफली बजा। अच्छा अच्छा। अगर, देखिए, मैंने। हाँ, उनके गीतों में ना, और 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, एक दूजे फिल्म, बहुत बहुत। उनके गानों में धारा प्रवाह है। रेपिटेशन बहुत कम होगी, तो गाने में आप कहानी देखेंगे। हम्म। हम्म। मेरी छम छम से तेरी डम डम से ऐसा मजा छाने लगा है। तो गी- अ, तो बहुत से उनके गीत ऐसे हैं, तो जब वो बजते हैं तो पता लग जाता है कि ये समीर का गाना है, ये आनंद बख्शी का है, कि सायर लुधियानवी का है।
हाँ, वो एक कहते हैं ना कि एक छाप होती है हर किसी लेखक हाँ। की, हर कवि की एक तरीका होता है उनका, जो कि उनके जी। लेखन में दिखाई देने लगता है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि आप मतलब आप नॉर्मल भाषा में लिखना चाहते हैं ताकि सभी दर्शक इसे पढ़ सकें। जी जी। जी। पाठकों और समीक्षकों से रूहनामा के लिए आपको कैसी प्रतिक्रियाएं मिली? समीक्षकों से मैं कविशाला, आप जी। उससे जानते होंगे, तो मैं कविशाला के साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। हम्म, उनके साथ भी मेरा साक्षात्कार हुआ 15 दिन पहले। और तो कविशाला के माध्यम से मैं इस किताब के कुछ रील्स और कुछ वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ, उसकी एक सीरीज, हम्म, जिससे कि इस किताब के बारे में, इसकी कविताओं के बारे में उसकी और चर्चा हो सके। तो ये एक मैंने जो कविता को जानने वाले कविशाला माध्यम है, उसके साथ मैंने ये किया है। और बाकी भी कुछ समीक्षक ऐसे हैं जो एक रेडियो सारथी करके इंडिया में ग्रुप है, उनके साथ मैंने इस किताब को लेकर चर्चा की है। और भी अलग अलग जो माध्यम हैं, मैं उनमें कोशिश कर रहा हूं। अगले साल एक सिंगापुर में पोएट्री टैलेंट हंट कंपटीशन होने वाला है, मैंने उसके लिए रजिस्टर किया और मैं वहां पे भी इस किताब की बात करूंगा। तो मैं अलग अलग माध्यम से अ, यहाँ पे सिंगापुर में कॉमेडी शोज होते हैं, पोएट्री और कॉमेडी स्टैंड अप, तो मैं वहां जाकर भी अपनी कविताओं का पाठ करता हूँ। एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होता है, मेरा मेरा मन है कि मैं उसमें जाके भी इस किताब के बारे में, इसकी कहानी बताऊं, ताकि अलग अलग श्रेणियों से जो श्रोता हैं, कुछ कॉरपोरेट के लोग हैं, उन्हें बहुत गहरी बातें नहीं समझ आती, उनके लिए मैं कुछ एक हल्की फुल्की बातें भी करना चाहता हूं, ताकि वो भी जुड़ सकें कविता से। क्योंकि कविता से जुड़ना, एक हिंदी कविता से जुड़ना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल लोगों में। लोगों की बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, 10 20 30 सेकंड की रील चाहिए, उसमें भी भाषा की शुद्धता नहीं है। अ, तो मैं वो चाहता हूं कि धीरे धीरे कविता से जुड़ाव जो है हमारी नई पीढ़ी का, और इवन पुरानी पीढ़ी का जो कि कॉरपोरेट पीढ़ी हो चुकी है, जो कि सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश में ही सोचती है, वो भी हिंदी कविता से जुड़ सके। तो ये मेरा एक प्रयास है। बहुत सुंदर प्रयास है आपका। और मुझे आशा है कि ये चीजें सक्सेस होंगी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि बाजार किस तरह का है हिंदी की कविताओं का? बड़ा नरम बाजार है हिंदी कविता का जी। क्योंकि वैसे ही किताबों के प्रति रुझान जो है वो कम हो गया है, अनलेस ये चटपटी ना हो, आ, ये कोई रोचक कहानी ना हो, तो हम्म, उस किताब के प्रति वैसे ही उदासीनता बहुत बढ़ गई है। हम्म, वो हमारा इंटरनेट का माध्यम है, मोबाइल फोन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो वो ही ज्यादातर कंजम्पशन उसकी हो रही है। तो पाठकों को किताब की तरफ लेके जाना, और वो भी एक कविता की किताब की तरफ लेके जाना, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं बहुत शुद्ध हिंदी में लिखूंगा, तो बहुत जो आपकी पाठक हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आप और हम भी अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदुस्तानी का ही इस्तेमाल करते हैं, और सिंगापुर आने के बाद तो अंग्रेजी बरबस ही हमारी भाषा में घुस जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से हम पाठकों को दोबारा हिंदी कविता से जोड़ें। हम्म, हम्म, तो इसलिए अगर आपके सुनने वालों से मेरा यही आग्रह है कि आप कवियों को सुने पहले, चाहे आप उनकी रील सुने, जब आप उनको सुनेंगे फिर आपको उनको पढ़ने का मन करेगा। मैंने इसी तरह से, मुझे कविता का जुड़ा हुआ, मैंने बशीर बद्र साहब, राहत इंदौरी, इन सबको बहुत सुना, कुमार विश्वास साहब। जब मैंने इनको सुना फिर मैंने इनको पढ़ना शुरू किया, और वहां से प्रेरणा मिली कि अब और लिखा जाए। तो मुझे जी। लगता है यही एक माध्यम है, क्योंकि सुनना जो है वो ज्यादा इफेक्टिव माध्यम है पढ़ने से, लेकिन सुनने से प्रेरणा मिलती है पढ़ने की। आपकी बातों से मुझे एक आइडिया ऐसा आया है कि हमें ऐसा लगता है कि जो सिंगापुर में जितने भी कवि हैं, प्रवासी जी जिन्हें कहते हैं हम प्रवासी भारतीय राइटर्स, इनकी किताबों को फिल्मों में या सीरीज में कन्वर्ट करना चाहिए। और जी हाँ, क्योंकि मेन क्या होता है कि भारत में जितनी भी कहानियां हैं जो भी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा जो डायरेक्टर चुनते हैं और उन पर बनाते हैं। यहाँ पर कुछ लिमिटेड हैं। तो अगर कुछ ऐसा बने तो ये चीज, इन चीजों पर कार्य करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है उनको बढ़ावा देने का, क्योंकि दर्शक जो हैं वो उसे कैरेक्टर के रूप में देखना चाहते हैं। नहीं, वो आपने बहुत ही बहुत नेक विचार, आई थिंक
ये जो ऑडियो विजुअल माध्यम है ना, तो मैं इसलिए, मैं बहुत से लोगों को, मेरे को किसी ने ये सजेशन भी दिया कि अपनी किताब की ऑडियो बुक बनाएं। हम्म। क्योंकि कई बार लोग सुनते सुनते ईयरफोन लगा के उसको हम्म। सुन लें, तो उससे फिर उनका मन करे कि हाँ मैं किताब भी खरीद के पढूं और अपने पास रखूं। तो हम्म। ये जो ऑडियो विजुअल माध्यम है और इसको एक कैरेक्टर के रूप में पेश करना, हम्म। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सुझाव है। उम्मीद करते हैं कि इस पे बिल्कुल। कुछ लोग काम करेंगे। हाँ, कि कोई कुछ ना कुछ कोई निकल कर आए और इस चीज पर काम करें। और जी जी ये कंटेंट है जो कि बिल्कुल ताजा और फ्रेश है, जी जी। प्योर कंटेंट है। तो इस कंटेंट को यूज करके इन चीजों पर काम काम करना चाहिए। आगे देखेंगे, आगे जिस तरह से हमारे जो साधना संगम है, जिस तरह से हिंदी को लेकर जा रहे हैं, और भी हमारे जो संपर्क के हैं सभी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये विचार हमें उनके सामने रखना चाहिए, तो शायद कुछ बिल्कुल रखना चाहिए, निष्कर्ष बिल्कुल रखना निकल कर चाहिए। आएगा। जी अवश्य। जी बिल्कुल। तो हम का चर्चा करते करते काफी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो क्या आप रूहनामा का अगला भाग या इसी विषय पर और लेखन करने की योजना बना रहे हैं? हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है? मैं अनुसुईया जी ज्यादा प्लानिंग वाला व्यक्ति हूं नहीं। हम्म। तो जब मैंने पहली किताब लिखी तब भी जो मन में भाव आए मैं लिखता गया, बाद में लगा कि हाँ इसका एक रूप, एक प्रारूप बन गया है। हम्म। तो दो कड़ियां हो चुकी हैं, मैंने प्रेम की यात्रा बता दी, मैंने अपनी यात्रा बता दी, तो दो किताबों में आ गई। तो मैं फिलहाल अब सोच रहा हूं कि मैं थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करूं। जिस दिन मैं हास्य कविताएं और लघु कहानियां लिख सकूंगा, मैं अपने आप को मानूंगा कि एक लेखक के तौर पे मैं अब एक अगले पड़ाव पर पहुंच चुका। सो अगर आप मेरे मन की बात सुने माने, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अब थोड़ा सा हास्य की तरफ, जब हल्की फुल्की, क्योंकि देखिए किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी को रुलाना आसान है, क्योंकि हम रोते अपने गम से हैं, किसी के आंसुओं से नहीं रोते हैं। लेकिन किसी को हंसाना मुश्किल है। तो मैं अब ये कोशिश कर रहा हूं कि मैंने अब कुछ हल्का फुल्का कुछ लिखा भी है हम्म। स्टैंड अप की दुनिया के लोगों के लिए। तो मैं थोड़ा सा उस तरफ अपना ध्यान दे रहा हूँ। और कभी ना कभी कोशिश करूंगा कुछ लघु कहानियों की। मुझे लगता है कि कहानी कहना, देखिए लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी रामायण महाभारत की कहानियां ही आज तक हमें याद हैं, और कहानी ही संस्कृति का वाहन है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहानी कहना जिस दिन मैं सीख जाऊंगा, उस दिन एक समझूंगा कि हाँ तो कुछ प्रगति की है। तो शायद अगला मेरा जो संकलन आए, कुछ कहानियां हों, कुछ हल्की फुल्की कविताएं हों। क्या बात है। जैसे कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का आईना है, और वो जी कहानियां ही आईना बनती हैं। उन कहानियों को देखकर ही हम सीखते हैं। तो जी बहुत बिल्कुल जरूरी है कि बिल्कुल। आपके माध्यम से कुछ कहानियां निकलें और हम उनसे सीखें। और आपने जो हास्य की बात की, तो यह एक कला है। जी बिल्कुल कला है। जी और ये बिल्कुल बिल्कुल। कला पैदा करना, हो सकता है पैदा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यक्तित्व के अंदर समाई हुई होती है, जी हर किसी के, बिल्कुल। ये किसी किसी के। किसी को सिखाई नहीं जाती, ये हाँ। मुश्किल है सिखाना। बिल्कुल इसमें ये नैक है, एक इंस्टिंक्ट है आप में, या है वह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पंच मारना और सही पंच पर रुक जाना, हाँ लोगों को हाँ। हंसने देना, उससे और आगे। इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इसमें पावर ऑफ पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज कहाँ पे लेना है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो देखते हैं, कोशिश करूंगा। मैं जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस लाइन में भी बहुत आगे जाएं। और जी, तो ऑलमोस्ट हम काफी चीजें कवर कर चुके हैं, लेकिन आपसे आपकी रूह की यात्रा के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, तो आप जी। बता सकें हमें। अ, ऐसा है, मैं अब जीवन के उस पड़ाव में हूं जहां पे मैं आने वाला जो जीवन है, मेरी अपने आप से ये आशा है कि मैं अपना जो बेस्ट है, जो मेरा नैसर्गिक है, जो आत्मिक रूप से, नेचुरल रूप से जो मेरे में है, वो मैं समाज को दे सकूं। वो मेरी वाणी के माध्यम से हो सकता है, विचारों के माध्यम से हो सकता है, या मैं तीन चीजें रखता हूं: एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन। मैं चाहता हूं कि इन तीनों का अगर कुछ ऐसा संगम बनाकर, और मैं अगर दे सकूं, तो वो मेरे लिए एक मेरी रूह का अगला पड़ाव होगा। तो कॉर्पोरेट, मैं भी कॉर्पोरेट जगत में ही काम करता हूं, लेकिन मैं आने वाले 20 वर्षों में अपने आप को, अपने लिए एक ये जो पैरेलल रास्ता है, एक समानांतर दुनिया अपने लिए बनाना चाहता हूं, जहां पे एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के माध्यम से अपनी वाणी और विचारों से मैं लोगों तक ज्यादातर पहुंच सकूं।
मुझे लगता है मेरी आत्मा को उससे बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस भूमंडल ने, इस यूनिवर्स में मेरे कान में मुझे बोला है कि ये आपका पर्पस है। तो मुझे हल्की सी आवाजें सुनाई दी है। अब आशा करता हूं मैं इसमें चल सकूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अपने पथ पर कार्यरत रहिए और ब्रह्मांड जहां आपको लेकर जाना चाहते हैं, आप पक्का वहां पर पहुंचेंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और बहुत हमारे मंच बहुत पर बहुत आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। बहुत और बहुत धन्यवाद अनुसुईया जी। ये बहुत ही, जो पूरे वार्तालाप के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इस बौद्धिक स्तर पर वार्तालाप, गुफ्तगू बहुत कम, मेरे ख्याल मैंने अपने जीवन में पहली बार की है किसी से। एक दो मेरे मित्र हैं, जो कारण भी है इस किताब लिखने का, उनसे ये बातें होती रहती हैं। पर उसके अलावा आप ऐसे पहले माध्यम है जहां से हमने इस स्तर पर ये बातें की, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर कभी थैंक यू सो आपकी जब मच। कोई नई एडिशन आएगी तो हम आपसे फिर से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नसीहा जी, थैंक यू सो मच, इट वॉज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। गुड थैंक नाइट। यू। थैंक यू। शुभ रात्रि।